भाई क्वालिटी ऑफ इम्यूनिटी होती है कि जो तुम्हारी जितनी भी इम्यूनिटी है वो अच्छे से फाइट कर पाएगी। तो जो वायरसेस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वायरस दो तरह के होते हैं ना, एक तो खांसी जुकाम हो गया, एक बुखार भी हो गया। तो क्वालिटी जो वो होगी, क्वालिटी अगर इम्यूनिटी की अच्छी होगी तो वो आपकी जिंदगी को बहुत बेटर बना सकती है। अच्छा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट सिर्फ श्वासपैथी से हो सकती है और किसी तरीका ही नहीं है कोई इसका। पर इन जनरल जो इम्यूनिटी का कंसेप्ट है वो यही है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप बीमार कम होंगे, आप काम अच्छे से कर पाएंगे, आपको थकान कम होगी, तो जिंदगी तो बेहतर उससे भी बन जाएगी। इससे इम्यूनिटी का तो मतलब ही अच्छी इम्यूनिटी हो गई ना। अगर तुम्हारी इम्यूनिटी की क्वालिटी है पुअर है तो वो जल्दी डिस्टर्ब होगी। अच्छा, बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं समझ नहीं आया। हमारी बड़ी सिंपल है कि अगर तुम्हारी क्वालिटी अच्छी नहीं है इम्यूनिटी की, खाली क्वांटिटी ज्यादा है तो वो गिरेगी भी जल्दी। जी। अब जैसे जैसे अब बहुत सारे लोगों की ना मेजरमेंट बहुत ज्यादा आती है फिर भी वो बीमार रहते हैं। ऐसा क्वालिटी होती क्या है इम्यूनिटी की? क्वालिटी होती क्या है इम्यूनिटी की? क्वांटिटी मतलब कितनी ज्यादा है, जो शंख माप करते हो उससे पता लगता है। क्वालिटी क्या कह रहे हैं? क्वालिटी कह रहा है भैया, क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है कि तू गिरा, साइकिल से जा रहा था, गिर गया, पर चोट नहीं लगी, या चोट लगी तो एक दिन में ठीक हो गई। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो एक दिन में ठीक हो जाएगी, और क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो 4 दिन में ठीक होगी। और ये शंख माप से पता लग जाता है। अगर तुम्हारी इम्यूनिटी गिर रही है, मान लो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम मेजरमेंट करोगे तो इम्यूनिटी गिर रही है, तो उसकी गिरने की जो स्पीड है वो बहुत तेज होगी। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, और क्वालिटी का अंदाजा उससे लगता है कि तुम्हारी जो इम्यूनिटी गिरने की जो स्पीड है वो क्या है। अच्छा, इम्यूनिटी बढ़ाई तो कैसे भी जा सकती है, लेकिन वो गिर भी जाती है, तो गिरने की स्पीड कम रहेगी। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ क्वालिटी अच्छी है तो गिरेगी नहीं, या कम गिरेगी, मतलब वो बता देगी कि भैया अब गिर रही है, थोड़ा वो जो वार्निंग सिस्टम है वो बेटर काम करता है। दूसरा कि अगर इम्यूनिटी क्वालिटी ऑफ इम्यूनिटी अच्छी है तो रिकवरी जल्दी होगी। मान लीजिए बीमार हो गए किसी भी वजह से, तो रिकवरी भी जल्दी होगी उससे। यस, ठीक है। और क्वांटिटी खर्च भी कम होगी। मतलब जो जैसे शंख माप अगर तुम्हारी मान लो 150 आ रही है, तुम 150 को भी अगर मेंटेन कर लेते हो तो तुम्हारे को समस्याएं आएंगी नहीं। अच्छा, क्योंकि मेंटेन। हेलो भैया, आप म्यूट हो गए हैं, आपके यहाँ म्यूट का बटन दब गया है भैया। हाँ बोलो जी, बोलो। आपके ब्लू लग गया। बाकी और लोग आए कि नहीं आए अभी? नहीं, पापा शायद डॉक्टर के ना गए हो, कल डेंटिस्ट के यहाँ कह रहे थे जाने के लिए। और वो श्याम और देवराज? मैं जुड़ गया हूँ भैया, प्रणाम। आगे प्रणाम, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। श्याम अंकल और संजू दो लोग नहीं है अभी, और तरुण आता है अभी। कोई नहीं, आ 2-3 जाएंगे, आ हाँ। जाएंगे, आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे सब। सब रोजी रोटी में लगे हुए हैं। वो पहले जरूरी है ना। इम्यूनिटी हो या ना, और रोटी तो चाहिए। मुझे लगता है कि इससे वो भी मिल जाएगी। हाँ, पर उतनी मेंटेन करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे कम मेहनत करनी पड़ती है ना रोटी कमाने के लिए। ऐसा लगता है, वैसे ऐसा होता नहीं है। अपनी अपनी समझ है भैया, मुझे तो लगता है इससे सब मिल जाएगा हमें। ये बात तो है, मिलता तो है, सब मिल जाता है इससे।
भाई मैं देख रहा हूँ कि मेरा हीमोग्लोबिन जो है उसको गिरने में 1 साल लगा। जी जी 1 साल लगा पूरा का पूरा, उसको धीरे 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 कम हुआ वो। तो ये क्वालिटी की जो बात तभी समझ में आई मेरे को, कि अब समझ में आई मेरे को कि क्वालिटी ऑफ इम्यूनिटी क्या होती है और रिकवरी कितनी तेजी से हुई। मतलब इतनी स्पीड से रिकवरी तो मेरे हिसाब से कोई हॉस्पिटल से आने के बाद आदमी अगर 1 हफ्ता बेड पे ना पड़ा रहे तो वो हॉस्पिटल नहीं गया, इसका मतलब। तो इम्यूनिटी की क्वालिटी होती है, ये बात मुझे हॉस्पिटल से आने के बाद ही समझ आई। क्या समझे? इम्यूनिटी आज क्या करना है? भैया आजकल भूकंप बहुत आ रहे हैं दिल्ली की साइड। लिखा है इसमें। आजकल सारी हिलने लग गई ना तेज हवा हमारे। कौन हिल रही है? धरती। भूकंप में क्या हिलता है? पर क्यों इतने जल्दी जल्दी 10-10 दिन में आ जाता है? वेरी गुड। तो कल हम क्या बात कर रहे थे? कल तो हमने भोग की बात की है। आज क्या करनी है? आज बताइए, किसी को कुछ बात करनी है तो। जी लिखा है इसमें। पता नहीं। आज का टॉपिक क्या था? आज टॉपिक कुछ बदल वो था क्या? कल वाला टॉपिक आगे कंटिन्यू करने का नहीं था ना? भोग भोग कल पूरा थोड़ी हुआ था भैया, कल पूरा हो गया था। पूरा हो गया था तो फिर आगे बढ़ेंगे। गुड। तो आज क्या करेंगे? भजन करेंगे। कर सकते हैं। आज कोई नया टॉपिक शुरू करें क्या? हाँ, भोगवान का तो टॉपिक मेरे ख्याल से तो हो गया है। किसी के कोई क्वेश्चन है तो अलग बात है। चलो आज जो है हम बात करते हैं कि ये जो एक शब्द होता है देश और एक शब्द होता है राष्ट्र। हाँ जी। दोनों में फर्क क्या है? देश होता है हमारा जन्म का स्थान, जो जन्म का एरिया है, और राष्ट्र हमारा पॉलिटिकल जो राष्ट्र है। और काल क्या होता है? काल का ना पूछा करो, मेरे को नहीं पता काल। काल होता है समय। समय नहीं होता, सम होता है। समय तो सम में सांस लेना होता है। काल क्या होता है? आप काल बताओगे? और महाकाल क्या होता है? काल होता है पैदा होने का सूर्य की पोजीशन। जब हम पैदा हुए थे, सूर्य डिफाइन करता है काल को। सूर्य डिफाइन करता है काल। और वो रिप्रेजेंट होता है घड़ी से, टाइम से। अकाल मृत्यु का मतलब होता है कि समय के अदर देन समय में मृत्यु हो जाना। जो समय मृत्यु का समय था वो बदल गया। इसका मतलब तो काल और समय एक ही बात हो गई। तुम्हें ये डिपेंड करता है तुम किस चीज को समय कहते हो।
समय तो किताब को भी कहते हैं, किताब घड़ी को भी कहते हैं, नाम को भी कहते हैं। समय मतलब हम समय जो के बीत रहा है समय उसको शब्द समय में तो मानते हैं। कंफ्यूजन बहुत है। जैसे ये जो पिछला समय बीत गया, अभी हमने जितना 1 मिनट बात की, हम तो इसको मानते हैं भाई जो समय बीत गया ये बीत गया। तो इसको भूतकाल कहा गया है ना। मतलब कनेक्टेड तो समय से ही हुआ ना भैया। देखो समय का अगर तुम वो जो पहले जो सीखने का तरीका होता था वो होता था संधि विच्छेद हाँ जी है। जी। तो संधि विच्छेद से अगर समय को समझने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? तो डिटेल आप ज्यादा समझाएं। समय को अगर संधि विच्छेद से सीखने समझने की कोशिश करोगे, सम है, सम समय मतलब आयु। ओके। क्योंकि ज्यादातर जो हर चीज जो गिनी जाती है वो आयु से संबंधित होती है। आयु जो है वो लिमिटेड, इसीलिए लिमिटेड कही गई है कि 2 दिन की जिंदगी कही गई है। वो 2 दिन जो है 100 साल के बराबर भी हो सकते हैं, 150 साल के बराबर भी हो सकते हैं, 5 साल के, और 5 दिन के बराबर भी हो सकते हैं। हाँ जी। तो ज्यादातर वो ठीक है कि सूर्य समय जो है टाइम, इसीलिए मैंने टाइम शब्द यूज किया था, समय यूज नहीं किया था। कि टाइम जो है वो घड़ी बताती है और सूर्य की पोजीशन के हिसाब से घड़ी चलती है, हाँ, तो ये तो इसलिए टाइम हो सूर्य गया। घड़ी कही जाती है, चंद्रमा घड़ी कभी नहीं कही गई। ठीक है, जी। ये तो टाइम हो गया ना। तो टाइम की तो बात कर रहे हैं हम, तो सूर्य की पोजीशन की बात कर रहे हैं ना। तो यही का, टाइम ही से रिप्रेजेंट होती है ना। यही काल सूर्य जो है वो घंटे और मिनट और सेकंड्स के बारे में बताता है। मतलब सूर्य जो है वो पलक झपकने की उससे लिंक है, प्रक्रिया से, और चंद्रमा जो है वो हार्ट बीट से लिंक है। हाँ। तो समय की जो टाइम की जो कैलकुलेशन करी जाती है वो करी जाती है सूर्य की पोजीशन के ऊपर आधारित। ठीक है, और दिनों की कैलकुलेशन करते हैं मून के हिसाब से। दिनों की मतलब एक दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तिथियों की, डेट की। ये तो सूर्य के हिसाब से ही हो गया ना, कि सूर्य के हिसाब सूर्य के से हिसाब से नहीं होता, चंद्रमा के हिसाब से होता है। महीना जो है चंद्रमा के हिसाब से गवर्न होता है। मतलब डेट जो है, तिथि जो है वो चंद्रमा के हिसाब से, मूवमेंट से डिटरमिन होती है। सूर्य जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा जो है वो डेट को रिप्रेजेंट करता है। तो काल वो है जो तुम जो सांस ले रहे हो वो वर्तमान काल कहा है उसको। काल, काल मतलब जो तुम सांस ले रहे हो, जितनी देर की सांस की ड्यूरेशन है तुम्हारी, तुम्हारा उतना ही वो काल अपना है। मुझे समझ नहीं आया। सूरज तो चलता रहेगा अपनी, अरे सूरज की काल, तो काल की बात कर रहे हैं आप, सूर्य की बात खत्म हो गई, तो मेजरमेंट का एक सिस्टम है, बात काल की हो रही है। काल जो है सबका अपना अपना रहता है। काल से अर्थ है अपना शरीर की उम्र पूरा होना।
तो मृत्यु होती है। काल का मतलब होता है कि अभी जो तुम सांस की जो तुम्हारी ड्यूरेशन है जी इनहेल और एक्सहेल की पुट टुगेदर जो ड्यूरेशन है वो काल है। जी जी ठीक है। और जो चली गई वो भूतकाल हो गया, जो आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं है वो भविष्यकाल हो गया। वो भविष्य है, जो हम ले रहे हैं वो वर्तमान है। वो जो ले रहे हैं उसको वर्तमान कह दिया गया, हाँ जी, है तो काल ही ना। काल ही है, राइट। तो काल की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सांस के ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं अपने लिए। जी और जो सांस चली गई वो भूतकाल हो गया, और जो सांस आएगी या नहीं आएगी पता नहीं है वो भविष्यकाल हो गया। इसीलिए भूत और भविष्य काल से जोड़े गए हैं, समय से नहीं जोड़े गए। जी अच्छा, भूतकाल भी अपना अपना हो गया, भविष्य काल भी अपना अपना है, क्योंकि पता नहीं सांस को। तो लोग जो समाधि की अवस्था होती है एक्चुअली वो उसको काल कह सकते हो कि समाधि काल में ही समाधि संभव है। समाधि मतलब तो वर्तमान में रहना, अपनी सांस बहुत लंबी कर लेना। ये तो बता ही चुके आप भैया। वर्तमान में रहना मतलब एप्रीहेंशन में नहीं रहना, एप्रीहेंशन से बाहर निकलना, कंफ्यूजन से बाहर निकलना, तो वो वर्तमान में ही संभव है। कल ये हुआ था इसका मतलब ये नहीं कि आज भी वही होगा। अगर दिख वैसा ही रहा है पर वो है नहीं वैसा। सूर्य रोज निकलता है तो लगता है कि यार सुबह भी ऐसे ही था, सुबह जैसा कल था वैसे ही आ जाए, और सूर्य दोपहर में जैसा कल था वैसे ही आ जाए, पर ऐसा है नहीं। हमें लगता है ऐसा है, कंफ्यूजन हो जाता है। जहां पर 15-15 दिन के लिए सूर्य रहता है तो वहां पर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि दिन कब बदले। अच्छा, दिन वहां भी बदलते हैं? तो रोज बदलेगा ही, रोज तो कैलेंडर के हिसाब से बदल जाएगा। दिन तो 12 बज गए तो दिन बदल गया दूसरी बार, या 24 घंटे 0 से 24 की घड़ी है अगर, तो 24 पे दिन बदल गया, लेकिन सूर्य तो नहीं गया। इसका बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ पे 6-6 महीने सूर्य रहता है। तो दिन बदलना चंद्रमा पे डिपेंड करता है? डिपेंड नहीं करता, गिना जाता था, लेकिन जहां पर 6 महीने अगर चंद्रमा निकलता ही नहीं तो 6 महीने का एक दिन थोड़ी होगा। दिखा नहीं, निकला तो होगा ही, दिखा नहीं। घड़ी ने फिर दिन डिफाइन करने शुरू कर दिया ना, कभी 24 घंटे हो गए दिन बदल गया, रात 12 बज गया तो इसका मतलब दिन बदल गया, रात हो गई। ये चंद्रमा की पोजीशन इस धरती पे से भी अलग अलग होती है, अलग अलग जगह से, तो इसका मतलब महीने की जगह की होती है, कैलकुलेशन। सारी चीजों की होती है। इसीलिए तो कहा है कि सूर्य डिफाइन करता है टाइम, सूर्य की से टाइम देखा जाता है और चंद्रमा से डेट देखी जाती है। चंद्रमा से डेट देखी जाती है, तो इसका मतलब जो डेट अभी यहाँ इंडिया में है वो डेट अमेरिका में नहीं होगी, क्योंकि वहां चंद्रमा की पोजीशन अलग रहेगी। इसीलिए तो घड़ी बना दी कि घड़ी के हिसाब से चलो, सूर्य और चंद्रमा की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। वो तो बना दी थी, हमने कम्युनिकेशन के लिए एक कॉमन बना दिया कंसेप्ट कि एक दूसरे से बात करके क्या कर पाए कि इस टाइम ये करना है। इसी को विकास कहते हैं। इसको विकास कहते हैं। तो फर्क भी तो है ना यहाँ और अमेरिका में, या यहाँ से 2-2 घंटे का, दिन भर का फर्क भी तो है ना। आप जो कह रहे हो वो बता रहा हूँ। भैया 2-3 ट्रेन जब चलनी है तो वो उसका टाइम फिक्स है,
तुम्हारे चाहे कैसे ही तत्व हो, कुछ भी हो, पर तुम्हें ट्रेन पकड़नी है तो तुम्हें उस टाइम पे पहुंचना ही पड़ेगा, उससे पहले पहुंचना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ सकते। जी। ये ये जो समय का परिवर्तन जो आया है, जैसे यहाँ और अमेरिका में यहाँ दिन होता है वहाँ रात होती है, तो समय का फर्क ले लिया, तो इनको क्या बोलेंगे? वैज्ञानिकों ने लिया ये। इसीलिए तो वो जो पहले जो रेफरेंस था टाइम कैलकुलेट करने का, वो महाकाल हुआ करता था उज्जैन का, हाँ जी। और फिर इसको शिफ्ट कर दिया ग्रीनविच पे। जी। तो स्टैंडर्ड से हमारा टाइम 5.5 घंटे का फर्क आ गया। स्टैंडर्ड से हमारा टाइम मतलब तो जो घड़ियों में टाइम दिखता है वो स्टैंडर्ड से 5 से 5.5 घंटे लेट या जल्दी है। नहीं, स्टैंडर्ड टाइम का नाम रख दिया जीएमटी, और जीएमटी से प्लस कर लो माइनस कर लो, जबकि रेफरेंस उसका वहां पर शिफ्ट कर दिया, तो उससे जो है सारे ज्योतिष की कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। अच्छा, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में डिस्टरबेंस आती है, क्योंकि हम जो जन्म का समय लेते हैं वो लिया हमने इस घड़ी के हिसाब से, जबकि एक्यूरेट टाइम बताई नहीं थी, इसीलिए कैलकुलेशन गलत होती है एस्ट्रोलॉजर्स की। वो उससे कंफ्यूजन बढ़ गया, कंफ्यूजन इतना सारा और एप्रीहेंशन इतनी सारी, कंफ्यूजन बढ़ा तो एप्रीहेंशन बढ़ गई। सही बात है आपकी। तो इन चीजों से तो हमें बचना ही पड़ेगा ना। कंफ्यूजन में रह करके जिंदगी ठीक चलेगी या बिना कंफ्यूजन के जिंदगी ठीक चलेगी? जिंदगी तो बिना कंफ्यूजन के ठीक चलेगी ना। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कंफ्यूजन में ही ठीक है। हाँ, किसी को मजा आता है उलझने में, किसी को उलझाने में। बिना कंफ्यूजन के जिंदगी चली तो सारे बिजी हो जाते हैं ना फिर। बिना कंफ्यूजन के जिंदगी चली नहीं जाती, क्योंकि जिस दिन कंफ्यूजन हटता है सबसे पहले तो अपने ही गलत होते हैं। और फिर कंफ्यूजन से एप्रीहेंशन होने लगते हैं कि पहले तो दूसरे को कंफ्यूज करने के लिए हम कुछ कर रहे थे, फिर अपने को ही डाउट होने लग गया अपने ऊपर ही, तो एप्रीहेंशन आ गई। अपने ऊपर डाउट होने लगा तो एप्रीहेंशन कैसे आएगी? एप्रीहेंशन तो फ्यूचर के लिए तो आएगा। अपने ऊपर डाउट होने का क्या मतलब है? लोगों ने अपने आप को ही सत्य मानना बंद कर दिया कि मैं तो हुई नहीं, मैं तो हुई नहीं कुछ भी। ये शरीर तो ऐसे ही है, मिट्टी का पुतला है। मैंने तो किया ही नहीं, मेरे से तो भगवान ने करवा लिया। तो ये सब चीजें शुरू हो गई। तो एप्रीहेंशन में रहना तो अच्छी बात नहीं है ना। एप्रीहेंशन में रहना ठीक है कि नहीं है? वैसे तो ठीक ही रहता है, लेकिन कष्ट बहुत लाता है और बीमारियां भी। तो तुम्हारा शरीर है, उसको जैसे मर्जी रखो। वही मतलब एप्रीहेंशन से निकलना जरूरी होता है अगर निरोगी लाइफ चाहिए। अगर एप्रीहेंशन से निकलना है तो फिर कंफ्यूजन से निकलना पहला स्टेप है उसका। वही महाकाल की पूजा होती थी। महाकाल कोई भगवान जी का नाम नहीं है, ये है। और ये जैसे किसी किसी भगवान जी को कालेश्वर कहते हैं, महाकालेश्वर कहते हैं, तो काल का ईश्वर कोई कैसे हो सकता है? नहीं पता ये भगवान जी क्या होता हैं? है। हमें भगवान जी की हम बात ही नहीं करें, भगवान जी क्या होता है हमें पता ही नहीं।
तो हमें कंफ्यूजन से निकलना है। अगर हम एप्रीहेंशन से निकलना चाहते हैं तो पहले कंफ्यूजन को समझना पड़ेगा। और अगर आप उसके लिए वो मूल वाक्य जो बना है वो बना इसीलिए है कि पहले अपने आप को सत्य मानो कि मैं सत्य हूं, मतलब मेरी एग्जिस्टेंस जो है वो है। ऐसा नहीं है कि मेरी एग्जिस्टेंस नहीं है। पहले अपनी एग्जिस्टेंस मानोगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लोग तो ये मानते ही हैं कि वो सत्य हैं, अपनी एग्जिस्टेंस तो मानते ही हैं। तो हर को लोगों से हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि हमें पता होना चाहिए कि हम हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अहम सत्यम। ठीक है, आप म्यूट है बाबा जी, शायद बोल रहे हैं। है? तो क्या कह रहे हो? प्रणाम प्रणाम भैया। प्रणाम। आ गए? हाँ, दांत निकलवा लाया। बढ़िया करा, एक जान छुट्टी। हाँ। ये वैसे तो कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या का वो फैलाया गया है शुरू से। तो जगत अहम मिथ्या भी तो सत्यम कहा गया है। है, अहम सत्यम भी कहा गया है। कहीं नहीं कहा अपने गया। को आत्मा मानो, लोग तो कहते हैं अपने को आत्मा मानो। अपने को तो बिल्कुल कुछ मानो ही मत, करते रहो जो तुम्हें करना हो, ये बताया गया है। अपना इसलिए जो सब ये करते हैं, माँ बाप भी करते हैं, अपना बच्चों को पास परवरिश करते हैं। हमारा क्या, हम तो खा लेंगे, सूखी रूखी कर लेंगे, हम तो अपना काम चला जाएगा। पहला शब्द ही इसीलिए दिया गया, अहम सत्यम, मूल वाक्य है ये हाँ, कि तभी आप मैं अपने आप को सत्यम, अपने आप को मानूं कि मैं एग्जिस्ट करता हूं और मैं अपनी जिम्मेवारी, कम से कम अपनी जिम्मेवारी मैं खुद लूंगा। क्या जब आप ये मान लोगे कि हाँ मुझे अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी है, तो जगत सत्य दिखाई देगा, नहीं तो जगत सत्यम दिखाई देगा ही नहीं। अगर तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो तो तुम्हें जगत सत्य नहीं दिखाई देगा। ब्रह्म कुमारीज में ये बताया गया है अहम सत्यम, वहां बोलते जरूर हैं लेकिन वो बोलते हैं मैं कृष्ण तत्व हूँ, उस हिसाब से बुलवाते हैं वो। मैं क्या हूँ? मैं कृष्ण का तत्व हूँ, अहम सत्यम, मैं कृष्ण का तत्व हूँ। ये मार्केट की बात है, जो ब्रह्म कुमारीज में बताते हैं वो बता रहा हूँ आपको। कृष्ण का क्या हूँ? तत्व हूँ, कृष्ण का तत्व हूँ, कृष्ण तत्व हूँ कृष्ण मैं। का तत्व हूँ। कृष्ण तो अपने आप में कृष्ण तत्व तत्व है। हूँ, मतलब वो जो बता रहे हैं, हम तो आपकी हाँ भाषा मैं समझ रहे हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया। हाँ पर तुम शब्द समझो ना, ब्रह्मा कुमारीज, जी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये खाली फीमेल कम्युनिटी के लिए है? हाँ ये आपने बताया भी था, पहले भी बताया था। तो फीमेल क्या होता है कृष्ण का तत्व? हाँ? फीमेल क्या कृष्ण का तत्व होती हैं? नहीं नहीं, कृष्ण तो अपने आप में तत्व है, कृष्ण का तत्व कैसे हो जाएंगी? कृष्ण तत्व तो सब में उपस्थित प्रेजेंट होता है। इसीलिए तो अब उन्होंने जो है युगल लेना शुरू कर दिया। पहले जो है ब्रह्मा कुमारी ज्यादा औरतों को ही वो करती थी, लेकिन फिर उन्होंने युगल शब्द का एक क्रिएशन किया, युगल लेने शुरू किए कि पुरुष के बिना ताऊजी, समाज चलेगी नहीं। ताऊजी, हाँ, कृष्ण तत्व से क्या होता है? कृष्ण तत्व जो है तुम्हारे मन को चलाता है। अच्छा, मन लेकिन जो काम करता है वो कृष्ण तत्व के कारण काम करता है। तो कृष्ण तत्व तो नाभि में होता है। हाँ, वो तभी तो मन जो है नाभि में, कहा है ना, मन नाभि में रहता है। ठीक है। मन जो है वो, उसको जगह ही उसको नाभि मिली है और उसको कृष्ण तत्व चलाता है। ठीक है।
क्योंकि ये बात मुझे 20 साल पहले भी हजम नहीं हुई थी। मैंने वहां सवाल भी किया था उनसे, हाँ जो भी उनके रहे होंगे प्रचारक हैं जो। मैंने कहा हम हाँ कृष्ण तत्व कैसे हुए, हमको थोड़ा खुलासा करके समझाइए। हाँ। तो बोले ब्रह्म कुमारी इसको ज्वाइन कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चंस का स्कोप नहीं, वो कहते हैं विश्वास करो और प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो पहले ज्वाइन कराते हैं, 1 महीना कोर्स करो, फिर 7-8 दिन का कोर्स करो तो होता है। आप भी गए थे? मैंने पूछा था यहाँ पर, तो 7 दिन का कोर्स कर लो यहाँ ब्रह्म कुमारी में। आप भी चक्कर मार है? नहीं, उनका एक बंदा मेरे पास आ रहा था कि मैं आपसे पूछूंगा जी, ये करूंगा, फिर आया नहीं। सामने वाले की खबर तो यही रखते हैं कि वो भी ब्रह्म कुमारी में जाते हाँ हाँ जी, उनके सामने उनको आना चाहिए। ये भैया, ये उज्जैन में जो महाकाल का मंदिर है जी, फिर तो ये यहाँ पे तो शिवलिंग की पूजा होती है। भाई शिवलिंग क्या है? वही मैं समझ रहा था ना। शिवलिंग बेसिकली उसको शिवलिंग कह दिया गया, पर जो काल के जो रेफरेंसेस हैं वहां जी। पर एक सिंबल लगा दिया। ओके, ठीक महाकाल जो है वो काल का रेफरेंस है, यानी जी। महाकाल से काल की गणना शुरू होती है। जी अगर गणित करना है, समय का गणित करना है, काल का गणित करना है, तो जो 0 पॉइंट है जिसको आज की तारीख में जीएमटी कहा गया है, वो जीएमटी एक्चुअली महाकाल था पहले। तो उस समय में जितनी भी काल की गणनाएं होती थी, ज्योतिष होता था, वो परफेक्ट होता था। जी। और आज जो ज्योतिष में जितनी भी एरर आई है वो सिर्फ इसी वजह से आई है कि वो रेफरेंस जो है शिफ्ट कर दिया गया। भैया, जगत सुंदरम का क्या मतलब है? है? जगत सुंदरम जगत सुंदर है, अगर मैं सत्य हूँ तभी तो मुझे जगत सुंदर दिखाई देगा। अगर तुम अकेले रह रहे हो कहीं पे, रेगिस्तान में छोड़ दिया तुम्हें, तो क्या कहोगे तुम? अकेले हो, रेगिस्तान में हो, या बर्फ की पहाड़ी पर हो, क्या करेंगे? हैं? क्या करेंगे? बताओ ना, तुम क्या कहोगे? स्विट्जरलैंड में 8 महीने बर्फ पड़ी रहती है, तो क्या कहते हैं लोग? लोग तो कहते हैं वो बहुत सुंदर है। अच्छा, वो तब कहते हैं जब समर आती है। हाँ, फिर लोग क्या कहते हैं पता नहीं। मैंने ये कहा, जब बर्फ पड़ी होती है उस टाइम पे क्या कहते हैं लोग? यही कहते हैं, बिल्कुल ही डेड दिखता है सारा, व्हाइट व्हाइट से। वाइट मतलब कब्रिस्तान दिखाई देता है पूरा का पूरा। वो भी कब्रिस्तान भी, हमारे यहाँ के जो कब्रिस्तान है वो बहुत कलरफुल होते हैं। कफन सा ओढ़ दिया हो जैसे, ऐसे ही हो जाते हैं। तो सुंदर का मतलब होता है जिसमें प्रकृति के दिए हुए सारे रंग हो। जगत का मतलब ये धरती है, दुनिया है, या जगत का मतलब कुछ और है यहाँ पे? जगत का मतलब जगत है, तुम्हारे अलावा बाकी सब जगत है, तुम जगत का हिस्सा हो। अगर अपने आप को सत्य मानोगे तो जगत का हिस्सा मानोगे ना, नहीं तो जगत मिथ्या दिखाई देगी। हो अहम सत्यम जगत सुंदरम, तो जगत सबके लिए सुंदर है, क्योंकि कुछ लोग रेगिस्तान में भी रहते हैं, कुछ लोग बर्फ में भी रहते जो अपने आप को सत्य मानेगा उसके लिए सुंदर है। रेगिस्तान में बिना पानी के कैसे रह लोगे? हैं, लोग रहते और जहां हैं। पानी है वहां पे सुंदरता अपने आप आ जाती है।
ठीक है। अच्छा, सुंदरता मोस्टली पानी से आती है। ठीक है। जहाँ पे पानी और जमीन दोनों है, सुंदर वही होता है। खाली पानी में चले जाओगे तो सुंदर नहीं दिखाई देगा वो। पानी और जमीन। तो पूरा जगत फिर कैसे सुंदर हुआ फिर? है पूरा जगत फिर सुंदर कैसे हुआ? कहीं रेगिस्तान है, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं। अरे तुम जहाँ जाओगे वहां तो तुम्हें ज्वालामुखी फटता है तो कितना सुंदर हो जाता है। तो हम वापस आएंगे तब तो सुंदर दिखेगा हमें। तो जब तुम रहे नहीं तो सारे सुंदर हो या ना हो, क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें? तो दुनिया डूबेगी तुम्हारे लिए। तो जब तुम रहे ही नहीं तो तुम ही सत्य नहीं हो, तो फिर तो जगत तो अब मिथ्या अपने आप ही हो गया। तो तुम अपने आप को सत्य मानते हो कि नहीं मानते हो? सत्य तो मानते हैं, लेकिन ज्वालामुखी में गए तो फिर वापस कहाँ से आएंगे? आते सत्य नहीं रहे ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ? अगर तुम अपने आप को सत्य मानते हो तो ज्वालामुखी में जाओगे क्यों? अच्छा, अगर तुम अपने आप को सत्य मानते हो तो फिर तुम ज्वालामुखी में जाओगे क्यों? अगर तुम अपने आप को सत्य मानते हो तो तुम बर्फ में भी नहीं जाओगे। क्यों मानते हो? अब तो हालत यह है, सत्य मानते हो तो बाजार भी नहीं जाओगे। ये कह रहे हैं कि अब तो हालत ये है कि अगर अपने आप को सत्य मानते हो तो बाजार भी नहीं जाओगे। तो जगत तो सारा घर में ही बैठा तेरे। जगत तो तेरा सारा घर में ही बैठा है। अशोक जी ने लिखा था ना, बने रहो कुटिया में, नहीं तो जाओगे लुटिया में। जी भैया, काल पे बात चल रही थी आपकी। हाँ जी। तो काल मतलब जो तुम अभी जन्म, अभी जो सब तुम्हारा वो चल रहा है सांस, वो तुम्हारा काल है जी। इसीलिए हम लोग जो है सांस रोकने के ऊपर वो नहीं देते हैं। हम लोग कहते हैं कि सांस को रोकना नहीं है। क्यों? सांस रोकने से क्या होगा? सांस तो रोक ही देगा ना ऊपर वाला, जिस दिन रोकना है उसने। रोक के देखो, जिस दिन गिनती पूरी हो जाएगी उस दिन सांस रुक जाएगी। प्राणायाम में ना कुंभक और रेचक होता है, उसमें सांस रोकने की प्रैक्टिस प्राणायाम में कुंभक और रेचक होता है, जिसमें सांस भर के रोकने या सांस छोड़ने के बाद रोकने की ही प्रैक्टिस। सांस नेचर के अगेंस्ट कोई भी काम करोगे तो जबरदस्ती करोगे तो नुकसान करेगा ही। अच्छा, ये नेचर के अगेंस्ट हो गया। भाई नेचर के अगेंस्ट तुम चल नहीं सकते। नेचर के अगेंस्ट तुम क्यों चलोगे? भैया, जब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं, जैसे नॉर्मली मान लीजिए हमारी सांस आ रही है 10 सेकंड में एक सांस, लेकिन अब हमने प्रैक्टिस करनी शुरू की तो 15 सेकंड में एक सांस आने लगी। तो यहाँ हम नेचर के अगेंस्ट नहीं चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हो? नेचर ने कहाँ कहा है कि मेरा सांस ऐसे लो ऐसे मत लो? नेचर ने सांस के ऊपर कुछ कहा ही नहीं। बस रोकने के लिए नहीं कहा, उसने कहा कि लेते रहो। रोकना तो नेचर के अगेंस्ट ही हो गया ना। तो रोकोगे तो मतलब जबरदस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपने साथ? जी। दिया। तो ये योगा वालों ने गड़बड़ की है वैसे सांस की। जबरदस्ती गड़बड़ तो क्या, जिसकी जो समझ में आया। अब तो योगा वाले स्वाद की बात करने लग गए। हाँ जी। वो तो लेफ्ट तुमने योगा वालों को बेचारों को कंफ्यूज इतना कर दिया कि उनको यही नहीं पता कि वो पहले बात क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं। वो लेफ्ट कर गए। और भैया ने लपक भी लिया। ऐसे तो बहुत है लपकने वाले, बस वही है, छोड़ा जा रहा है अभी उनको। जो भी बात करते हैं वही बात हो गई ना कि अगर तुम स्वाद की बात नहीं करोगे तो नेचर के अगेंस्ट ही चले गए ना।
जो चीज तुम्हें स्वाद नहीं लग रही वो भी खाए जा रहे हो तुम, तो तुम नेचर के अगेंस्ट काम कर ही रहे हो। जी। जो हम हमारे ऐसे एक ये बात बहुत है, अगर हम अपनी मनमर्जी का काम भी नहीं कर रहे तो नेचर के अगेंस्ट कर रहे हैं। तुम देखो जबरदस्ती शब्द नेचर में नहीं है, अगेंस्ट है। नेचर में कुछ भी जबरदस्ती नहीं होता, नेचर में कुछ भी जबरदस्ती नहीं होता। जबरदस्ती वर्ड ही नेचर के अगेंस्ट है, कुछ भी नेचर में जबरदस्ती नहीं है। फिर तो एक दूसरे से जबरदस्ती करनी ही नहीं चाहिए अब तो, घर में भी। नेचर के जब तुम स्लो ब्रीदिंग करते हो तो तुम्हारा सांस अपने आप तो रुक सकता है, लेकिन तुम जबरदस्ती नहीं रोकोगे। क्या होता है, जब श्वासपैथी का एक लेवल क्रॉस कर लो तो एक सांस से दूसरे सांस के बीच में गैप आने लगता है। मैंने ना भैया कुछ दिन पहले किसी को सांस की प्रैक्टिस शुरू कराई थी, पहली बार उसने सांस की प्रैक्टिस शुरू की। तो वो फीमेल थी, लड़की थी मेरी उम्र की लगभग। उसने कहा कि मैं एक सांस लेती हूँ, आपके जितना स्लो तो नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन मैं एक सांस लेने के बाद अगली सांस लेने का मेरे को कुछ गैप आया। तो क्या ये ठीक है? तो ये इसका मतलब ये है कि तुम समाधि का टाइम तुम्हारा बढ़ गया, अच्छा हो गया। वही समाधि का टाइम होता है। पहली बार प्रैक्टिस की थी। एक्चुअल समाधि वही होती है जब तुम्हें सांस भी लेने की जरूरत ना पड़े। यानी तुम्हारा दशांग चक्र इतना नियमित हो गया, नियंत्रित हो गया कि तुम्हें सांस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तभी तो उम्र बढ़ जाती है। अब समस्या ये होगी ना कि उम्र बढ़ गई तो फिर प्रॉब्लम है। उम्र बढ़ गई तो बढ़ गई ना, मैं क्या करूं। अब तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है वैसे हैं? कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपकी भी बढ़ गई, पंकज जी की भी बढ़ जाएगी, बच्चों की भी बढ़ गई। अरे प्रॉब्लम है, अभी मैंने सुना है कि कोई 90 साल की औरतें जो है प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ये एक्चुअली उम्र बढ़ गई तभी तो हुआ ये। नहीं ऐसे नहीं है, ये बायोलॉजिकली ये प्रोसेस होता है, ऐसा होता है। ये एक प्रूवन फैक्ट है। फैक्ट का मतलब ये एक एग्जांपल्स अवेलेबल है ऐसी। सीरियसली। हाँ, अपना मेंटेन करने, षोडशी का मतलब यही है। अगर तुम 16 से 24 साल की उम्र तक के दिख रहे हो, रह रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे सारी एक्टिविटी वो है, फंक्शनल है। तो अगर 100 साल तक अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो तब भी 16 के ही बने रहेंगे 100 साल के बाद भी। 100 साल से क्या मतलब है भाई? अच्छा, वो है ही 16, वो साल तो हम गिन रहे हैं। साल तो तुम गिन रहे हो ना, वो तो है। हाँ। तो 16 ही। हाँ हाँ हाँ। भाई कुछ लोग कहते नहीं कि तो ये 15 साल की उम्र में बुढ़ा हो गया। हाँ, तो वो क्या है वो? जी। और कुछ लोग कहते हैं कि 70 का हो गया, अभी तक भी अकल नहीं आई इसको। बॉडी ऑर्गन बूढ़े हो गए सब उसके जितने। ये भी कहा जाता है ना कि कोई आज 70 साल का हो गया और अभी तक अकल नहीं आई इसको। हाँ, तो ये इसका क्या मतलब है? तो उम्र नहीं बढ़ी तो उसकी अकल भी नहीं बढ़ी। ये क्या पता, अकल उम्र से बढ़ती है क्या?
जुड़े हुए नहीं आपस में, नहीं जुड़े हुए, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है अकल का और शरीर का। अकल का और शरीर का तो है, पर बुढ़े होने का अकल से क्या कनेक्शन है? नहीं, जैसे बुढ़े हो गए लेकिन हरकत अभी भी वही बचकाना कर रहे हैं, तो मतलब शरीर और दिमाग का कोई भाई कनेक्शन अकल नहीं हो है। तो बचकाना हरकतें नहीं करेगा, ये कहाँ लिखा है? ऐसा भी तो नहीं है ना कि अकल हो, अकल जो है बचकाने वाली हरकतें करने को मना करती हो, ये भी तो कहीं नहीं लिखा। ये एक क्वेश्चन है हाँ, कि जो कल बताया था कि उतनी ही एनर्जी आप वो करें, जनरेट करें जितनी आप यूज कर सकते हैं, नहीं वेस्ट जाएगी और वो आपको परेशान करेगी। क्या तो चीज? एनर्जी जो है जितनी हाँ। जरूरत हो उतनी ही जनरेट होनी चाहिए। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ ना, क्योंकि जब हम कोई विचार करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं किसी काम करने का, तो हमें एनर्जी मिलती है श्रम फल करने के लिए। तो इसका मतलब एक बार समझ में नहीं आ हम रही, आवाज नहीं समझ आ रही, आवाज पहुंच नहीं रही। कि जब हम जो है कोई विचार करते हैं, उसको निर्णय लेते हैं ये काम करना है मुझे, तो फिर मतलब हमें श्रम फल के लिए ऊर्जा मिलती है, हमारी मतलब ऊर्जा हमें मिलती है। तो उसमें इसका मतलब ये हुआ कि हम उतने ही काम सोचें कि जो जिससे उतनी ऊर्जा मिले हमें, जो हम वो कर सकते हो। मान ले काम तो हम बहुत सारे सोच लिए, तो ऊर्जा हमारी बहुत सारी हो गई, काम किया तो हमने 2, तो बाकी एनर्जी तो नुकसान करेगी ना हमें जो आ गई है। यही मतलब है ना उसका। तुम सोचने में तो कुछ भी सोच लो, सोचने से क्या होता है? डिसीजन ले लिया हमने, डिसीजन ले लिया कि हमें 4 काम करने हैं और हाँ। किए हमने 2, तो 2 की जो ऊर्जा आई हमारे पास वो तो वेस्ट चलेगी ना, नहीं किया तो हमने। वेस्ट कहाँ चली गई? क्यों? तो ऊर्जा तो हमें मिल गई लेकिन काम वो हमने किए नहीं। तो वेस्ट तो करनी पड़ेगी ना, अगर वेस्ट नहीं करी तो नुकसान करेगी। हाँ तो वो तो कह रहे हैं, या तो वो नुकसान करेगी या वेस्ट होगी, दोनों चीजें होंगी ना। वेस्ट तो करनी पड़ेगी। वेस्ट करना मतलब यूज करना, उसको यूटिलाइज करना होता है। वेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि यूटिलाइज करना और वेस्ट करना एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें काम करना है वो ही सोचें और उसको कर ले, फिर आगे सोचें। ये होना चाहिए बस। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम्हारे कर्मफल से कोई तुम्हारे को विचार आया और उस विचार के ऊपर बाहर वालों ने 50-500 विचार और दे दिए। अब क्या करोगे? हाँ वो प्रॉब्लम है। तो वो तो अपने अंदर वो आ जाएगा कि उनको रिजेक्ट करते चले जाएंगे, चाहे बोले ना हम उनके सामने, लेकिन उन विचारों को रिजेक्ट करते चले जाओ अगर तुम्हारे उसके नहीं है तो। धीरे धीरे ये योग्यता तो अगर आई उसको जवाब नहीं दोगे तो वो और 4 डालेगा। वो तो डालता ही रहेगा जब तक उसको उसका जवाब नहीं मिलेगा। तो हाँ हूँ करते रहेंगे, वो मान जाएगा, उनका हाँ मान गया, नहीं करना है। मतलब बात यह है कि उसको हमें वो करना है इसलिए ना। इन चीजों में पढ़ने का फायदा नहीं है। रूल समझो, रूल समझ लो, उसके बाद उसको जो जैसा उपयोग करना चाहे करे। उससे हमें क्या मतलब है? हमें किसी से क्या लेना देना? हाँ हमें तो ठीक है। अपने को देखना है कि हाँ। हमारे अंदर जो ऊर्जा जनरेट हुई है वो हमारे अंदर जमनी नहीं चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए। नियम ये है। ऊर्जा जमने के क्या सिम्टम्स होते हैं? ऊर्जा अगर जमी है तो उसके क्या सिम्टम्स आएंगे? क्या? ऊर्जा अगर जमी है किसी के अंदर तो उसके सिम्टम्स क्या आएंगे? मतलब कुछ सिम्टम्स थकान जल्दी होगी। थकान जल्दी होगी। सबसे पहला सिस्टम है थकान जल्दी होगी, स्ट्रेस होगी। फिर जो ज्वाइंट्स है उनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले ज्वाइंट्स अफेक्ट होते हैं।
बेमन से काम करोगे, दो ले लो, दो। समझे? हाँ जी। एक अपने जेंडर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये प्रकृति, क्योंकि ये भी प्रकृति की देन है, जेंडर को, अपने अपने जेंडर को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस जेंडर में पैदा हुए हैं तो इस जेंडर में हमें क्या क्या मिला और उसको कैसे कैसे मेंटेन करना है, ठीक रखना है, रहने देना है, नहीं रहने देना है, ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। कम से कम अपने जेंडर के बारे में, अपने बारे में पूरी जानकारी होनी जरूरी है। जेंडर से अर्थ भैया योनि हुआ ना? हाँ जी। और ये समझना मनुष्य योनि में ही संभव है। मतलब जेंडर के बारे में समझना मतलब हमारे जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उन्हीं के बारे में तो है ना सब कुछ। ये समझ में कैसे आते हैं ये? हैं? जो हम देख रहे हैं वही चीज तो है, और बाकी क्या समझना है इसमें? तो वो हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि जेंडर का समझना जरूरी है। जेंडर का मतलब समझना जरूरी है। अपने आप को, अपने जेंडर को समझना बहुत जरूरी है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है, वो समझना जरूरी है। कैसे समझोगे? ये इंटरनेट के ऊपर बहुत जानकारी अवेलेबल होगी। नहीं तो अपने आप को समझना शुरू कर दो, अपने कम से कम पता लगना शुरू हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या है, किसका क्या यूज है, क्या करना है, वो चीजें समझ में आने लगती हैं धीरे धीरे। यही एजुकेशन है। जिस जेंडर में तुम पैदा हुए उसका उपयोग करना सीखो, बजाय इसके कि मैं अगर इस जेंडर में की बजाय उस जेंडर में पैदा होता तो ज्यादा बेटर रहता। ठीक। फिर हमें अपनी सेंसेस के बारे में पूरा पता होना चाहिए। फिर हमें कैपेबिलिटीज के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पूरा पता होना चाहिए। एजुकेशन ये होती है, इसको कहते हैं एजुकेशन, कि अपने बारे में,
अपने आप को समझना और अपनी कैपेबिलिटीज का पता होना, अपनी वीकनेसेस का पता होना। और खाली पता होना नहीं, उनका उपयोग और दुरुपयोग क्या क्या हो सकता है। कोई मिसयूज कर सकता है, या मैं अपने आप ही अपनी चीजों को मैं ही मिसयूज कर सकता हूँ, या कोई और भी मिसयूज कर सकता है या यूज कर सकता है। करने देना है कि नहीं करने देना। फिर प्रकृति को समझना। फिर आता है तत्वों को समझना। उसके बाद अपनी कैपेबिलिटीज बिना अपने तत्वों को समझे कैसे समझेंगे? तत्वों को समझने की जरूरत नहीं होती, तत्वों का उपयोग किया जाता है। समझना एक अलग चीज है और उपयोग करना एक अलग चीज है। तो अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी कमजोरियों को हम कैसे समझेंगे? खुद से ही? है? अपनी कमजोरी को या अपनी स्ट्रेंथ को हम कैसे समझेंगे? खुद से ही? समझना तो अपने आप ही पड़ेगा। जैसे किसी से पूछो, अगर अपने आप नहीं समझ आता तो किसी से बात करो, पूछो किसी से जो बता दे, डिस्कस करो, आपस में डिबेट करो। डिबेट करने लगे, उसी ने मिसगाइड कर दिया तो? मिसगाइड थोड़ी होना है। डिबेट करने का मतलब होता है समझना, ना कि मिसगाइड होना। डिस्कशन के बिना तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या मेरे पास क्या है और तेरे पास क्या है और इसका क्या यूज है क्या नहीं है। बिना डिस्कशन के थोड़ी चीजें समझ में आती है। डिस्कशन फ्रेंड से थोड़ी करेंगे हम, फैमिली रिलेशंस में ही करेंगे ऐसे डिस्कशंस। हैं? ऐसे डिस्कशंस किसी से भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते। अरे जो तुम्हारे साथ करेगा उससे तो करोगे, जबरदस्ती किसी से करोगे क्या? दोस्त लोग करते हैं, फ्रेंड्स आपस में करते हैं, पर वो मिसगाइड ही कर रहे होते हैं एक दूसरे को। ये कोई जरूरी नहीं है आपस में। क्या अगर तुम सेम, अगर जेंडर के बारे में डिस्कस कर रहे हो, जेंडर की कैपेबिलिटी के बारे में, तो सेम जेंडर से करोगे ना, दूसरे से कैसे करोगे? वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा, तुम अपना बताओगे। सेम जेंडर, जो तुम्हारी समझ कहते हो तुम बताओगे, जो सामने वाले की समझ है वो बताएगा। मिसगाइड कहां से हो गया ये? मिसगाइड वो थोड़ी कर रहा है, मिसगाइड तुम होना चाह रहे हो। क्योंकि उसकी समझ या अपनी समझ, नॉर्मली टीनेज में बच्चे फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं, लड़कियां भी आपस में। नॉर्मल कुछ नहीं होता, नॉर्मल कुछ नहीं होता। हर चीज जो है समझनी पड़ती है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल तो सब कुछ ही है। कोई चीज, अब जो चीज समझ में आ गई वो नॉर्मल हो गई। नॉर्मल और एबनॉर्मल तो समझ के ऊपर है कि जो चीज समझ आ जाती है वो नॉर्मल हो जाती है, जो चीज नहीं समझ आती है वो एबनॉर्मल रहती है। तो समाज का मतलब ही यही है कि अगर तुम्हें कोई डाउट है, कोई चीज है, तुम किस कंफ्यूजन में हो, तो उसको बात करके समझ लो और फिर देखो कि उसका क्या करना है। डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को डिस्कशन करके दूर कर लो।
एप्रीहेंशन है तो उसको अगर अपने आप से समझ नहीं आ रही है तो वो डिस्कशन से ही समझ में आएगी। एप्रीहेंशन क्या होती है? भविष्य को लेकर चिंता। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं है ठीक है कि नहीं है, करके देखूं कि करके ना देखूं, सब्जी मेरे से ठीक तो नहीं बनेगी, कहीं नमक ज्यादा डल गया तो पता नहीं, आज सब मैंने तो अपनी तरह ठीक बनाई है पर पता नहीं उसको ठीक लगेगी कि नहीं लगेगी। इट इज अ सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन से एप्रीहेंशन आता है, अभी भैया ने ये बताया था थोड़ी देर पहले। कंफ्यूजन से एप्रीहेंशन आता है, कंफ्यूजन से एप्रीहेंशन आता है। तो अगर उसको कंफ्यूजन के लेवल पर ही डिस्कस करके दूर कर दोगे तो एप्रीहेंशन आएगी नहीं। पर क्वेश्चन यही आता ऐसे है इसको समझने का बहुत आसान तरीका है कि पहले देश समाज में जाते थे कुछ लोग, जो है पहले कहीं कहीं जाते थे, फिर देश समाज में गए तो उनको लगा कि यहाँ पे हमारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, फिर उनको लगा कि नहीं यहाँ पे भी कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तो मिशन में चले गए। तो ये बेसिकली कंफ्यूजन को के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढने की वो होती है कि प्लेटफॉर्म वो ढूंढा जाए जहां पे हमारे कंफ्यूजन दूर हो सके, जिससे हम एप्रीहेंशन में ना जाएं। जो लोग नहीं चेंज करते हैं, खेलते हैं ना जो लोग हैं, जो लोग नहीं चेंज करते हैं कोई प्लेटफॉर्म, किसी एक गुरु से सीख रहे हैं, बस उसी से सीख रहे हैं, तो उनको तो ये पता ही नहीं लगता ना मेरे ख्याल से कि वो कंफ्यूजन में है। तो पता लगता है घर वाले, जो एक अगर आदमी वहां जा रहा है दूसरा तो नहीं जा रहा ना, जरूरी है जा रहा हो, सब पता लग जाता है। और वहां पे बैठ के ही पता लग जाता है, जहां पर तुम बैठे हो वहां पर क्या बात हो रही है, क्या डिस्कशन हो रहा है, अल्टीमेटली है तो डिस्कशन नहीं ना। तो वो लोग क्यों नहीं चेंज करते प्लेटफॉर्म? मतलब अरे जब तक उनको उनके कंफ्यूजन सॉल्व हो रहे हैं तो वो क्यों चेंज करेंगे? उनके कंफ्यूजन वहां सॉल्व होते रहते हैं, जिन लोगों के नहीं होते हैं वो प्लेटफॉर्म चेंज कर लेते हैं। सबके कंफ्यूजन अपने अपने हैं। ज्यादातर लोगों को तो कंफ्यूजन, एक ही कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों को होते हैं, मतलब बहुत थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं जो ज्यादातर लोगों को होते हैं, तो वो ग्रुप बना रहता है। एक ही कंफ्यूजन बार बार होता रहता है, आज ठीक हो गया कल फिर हो गया वही कंफ्यूजन, आज ठीक हो गया कल फिर हो गया वही कंफ्यूजन। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? बार बार एक ही कंफ्यूजन क्यों होता रहता है? मुझे क्या पता, मैं तो बता रहा हूँ होता रहता है। एक ही गलती बार बार नहीं करते लोग, तो एक ही गलती बार बार करते हैं। अबे तूने पहली बार करी थी तो उसको क्यों नहीं ठीक करता कि आगे वो गलती ना हो? कहता नहीं पहले तो ये ऐसा हुआ था तो इसलिए ये गलती हो गई, अब ऐसा हो गया तो अब ये गलती हो गई। तो गलती तो वही है, एक ही गलती को हजारों बार रिपीट कर लेते हैं लोग। कंफ्यूजन भी बहुत सारे हो सकते हैं ना, कि हो सकता है कि आपके पास 10 कंफ्यूजन है, 5 आपके सोल्व हो गए, 5 रह गए तो आप भाग लेंगे वहां से फिर दूसरी जगह ढूंढने के लिए। उसी को समझाने के लिए तो लोगों ने ये कह दिया ना कि आप तो मिथ्या विश्वासों में पड़ गए। मिथ्या क्या है भाई? इसमें मिथ्या शब्द का तो इतना इस्तेमाल किया लोगों ने। मिथ्या शब्द ने ही अहम सत्यम को बर्बाद किया एक्चुअली तो, कि तू अपने आप को सत्य क्यों मानता है? तू है ही नहीं, तू तो आत्मा है, आत्मा परमानेंट होती है, आत्मा ही है, तो आत्मा अपने आप को आत्मा मान। अश्विनी अग्रवाल मानने की जरूरत नहीं है।
ये जो कंफ्यूजन होता है भैया, ये भी अपने विचारों का होता है। मतलब मन में स्टोर्ड है कर्मफल, वो विचार बनता है तो कंफ्यूजन वाला विचार बन जाता है। कर्मफल से विचारों का क्या कनेक्शन यार? कर्मफल विचार देता है तो और दूसरे भी तो विचार देते हैं, वो तो कर्मफल से जुड़े हुए नहीं है। तो कहीं से भी आ सकता है तुम confusion। विचारों को विचार और कर्मफल को अब भूल जाओ, विचार को आ जाओ। विचार जो है तुम्हारा अपना है या सामने वाले ने दिया है, डिसीजन तुम्हें उसके ऊपर लेना है। तो इम्पोर्टेंट विचार है ना कि कर्मफल। विचार और श्रम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि श्रम फल से तुम्हारे कर्मफल जुड़ते जाते हैं। तो ये जो विचार है, ये कंफ्यूजन वाला विचार अपना भी हो सकता है, कहीं और से भी आ सकता है नेचुरली। तो यही अलग नहीं कर पाते लोग के विचार सामने वाले ने दिया है या अपना आया है। ये डिफरेंशिएट क्यों करना है? ये डिफरेंशिएट क्यों करना है, अपना है या सामने वाले ने दिया है? हमें तो ये देखना है मत कि करो ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएट करना है कि नहीं करना है, इसकी जरूरत है या नहीं है, ये तो सबका इंडिविजुअल अपना मामला है ना। इंडिविजुअल, ये तो सारी बुद्धि वाली प्रोसेसिंग हो गई अब कि उसको कैसे प्रोसेस करना है। हमें तो षोडशी पंथ में प्रकृति ने हमें क्या दिया है और उसका कैसे उपयोग करना है, ये समझना है और योग्यता प्राप्त करनी है। योग्यता प्राप्त करने का रास्ता क्या है, उस रास्ते को अडॉप्ट करके योग्यता प्राप्त करनी है। बाकी सब अपना अपना है कि कौन क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, कंफ्यूजन में रहना चाहता है, एप्रीहेंशन में रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है, वो सब उसकी मर्जी है। फ्री विल का यूज, तो फ्री विल अपनी अपनी है, अपनी अपनी फ्री विल को जैसे चाहो यूज करो। पर ये पता होना चाहिए कि तुम जो फ्री विल यूज कर रहे हो उसका ये रिजल्ट आएगा, ये परिणाम आएगा, तो वो परिणाम मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, ये समझना जरूरी है अगर षोडशी बनना है तो। समझे? हाँ जी। तो आज का यहीं पे कर लेते हैं। कल हम थोड़ी सी बात करेंगे सेंसिस के ऊपर। जी बिल्कुल। अगर ये आज के लिए कोई सवाल होगा तो वो लिखे, और फिर नहीं तो सेंसिस के ऊपर बात करेंगे कि ज्ञानेंद्रियां क्या हैं। जी ठीक है? ठीक है। जी। कर लेते हैं। सत्यं जगत् सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं योगयोगास श्री आत्मा सत्यम् अहम सत्यं जगत् सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं योगयोगास श्री आत्मा सत्यम् अहम सत्यं